हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे एबनॉर्मल मोलर मास एंड वांट ऑफ फैक्टर। फिर वांट ऑफ फैक्टर से रिलेटेड हम देखेंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड डिग्री ऑफ एसोसिएशन को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फर्स्ट देखते हैं हम एबनॉर्मल मोलर मास। एबनॉर्मल मोलर मास डिस्कस करने से पहले हम देखते हैं कि नॉर्मल मास क्या होता है। तो देखिए, नॉर्मल मास की कंडीशंस होती हैं कि हमारा सॉल्यूशन डाइल्यूट होना चाहिए। कंसनट्रेट सॉल्यूशन के केस में नॉर्मल मोलर मास कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। और जो हमारा सॉल्यूट है, हम सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ रहे हैं। सॉल्यूशन चैप्टर में हमने देखा, हम डाइल्यूट सॉल्यूशंस के बारे में बात कर रहे थे। और डाइल्यूट कोई भी किसी भी टाइप का अगर हमारे पास सॉल्यूशन है तो उसके दो कंपोनेंट है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। तो यहाँ पे देखिए, सॉल्यूट जो होना चाहिए वो ना ही डिसोसिएट होना चाहिए, ना ही उसमें एसोसिएशन होना चाहिए। यानी कि जैसे कि हम जब कंसीडर करते हैं NaCl को, तो NaCl के केस में देखिए ये दो आयंस में डिसोसिएट हो जाता है, ठीक है। तो ना ही डिसोसिएशन होना चाहिए, इसी तरीके से ना ही एसोसिएशन होना चाहिए। इस टॉपिक से पहले हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी। वहाँ पर हम सॉल्यूट के मोलर मास के लिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के थ्रू हमने फॉर्मूले डिराइव किए थे। हमने 4 टाइप की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी और उन्हीं से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी देखे थे। तो देखिए, एबनॉर्मल मोलर मास का कंसेप्ट कहाँ से आता है। जब हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के थ्रू मोलर मास डिटरमाइन करते हैं बट वो वैल्यू हमारी एक्सपेक्टेड या फिर थ्योरेटिकल वैल्यू से मैच नहीं करती, तो हम कहते हैं कि मोलर मास क्या है, एबनॉर्मल है। तो देखिए, एबनॉर्मल मोलर मास की डेफिनेशन यही बनती है कि द मोलर मासेस ऑब्टेन्ड बाय 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डू नॉट एग्री विद एक्सपेक्टेड और थ्योरेटिकल वैल्यूज। इसे सबसे पहले वॉन हॉफ ने ऑब्जर्व किया था और इस डिस्क्रिपेंसी से बचने के लिए वॉन हॉफ ने एक अपना फैक्टर इंट्रोड्यूस किया था जिसे हम वॉन हॉफ फैक्टर कहते हैं। आई, स्मॉल आई से डिनोट करते हैं हम इसे। और स्मॉल आई जो है वो इंडिकेट करता है नॉर्मल मोलर मास और ऑब्जर्व्ड मोलर मास के रेशियो को, या फिर ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि आपने देखा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से हम मोलर मास से डिटरमाइन कर रहे थे। या फिर आप कह सकते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है मोलर मास के। अगर आप प्रीवियसली चारों फॉर्मूले देखेंगे तो वहाँ पे आप ये चीज़ देख पाएंगे। तो ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के रेशियो को भी हम वांट ऑफ फैक्टर कहते हैं। अब देखिए, वांट ऑफ फैक्टर कैसे जस्टिफाई करता है एसोसिएशन और डिसोसिएशन को। अगर वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू 1 से लेस देन आती है तो हम कहते हैं इस केस में सॉल्यूट के पार्टिकल्स में एसोसिएशन हुआ है। अगर वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू 1 से ग्रेटर देन आती है तो तब हम कहते हैं सॉल्यूट के पार्टिकल्स में डिसोसिएशन हुआ है। अगर वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू 1 ही रहती है तो इस केस में सॉल्यूट के पार्टिकल्स में ना तो एसोसिएशन हुआ है ना ही डिसोसिएशन हुआ है। यानी कि इस केस में क्या होगा, हमारा जो नॉर्मल मोलर मास होगा और जो ऑब्जर्व्ड मोलर मास होगा दोनों की वैल्यू ही सेम रहेगी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वांट ऑफ फैक्टर एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और एसोसिएशन। वांट ऑफ फैक्टर को हमने आई से इंडिकेट किया था। वांट ऑफ फैक्टर ने क्या किया था, यहाँ पे वॉन हॉफ ने क्या किया था, उन्होंने एबनॉर्मल मोलर मास को ऑब्जर्व किया था कि सभी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो हैं वो सही मोलर मास कैलकुलेट नहीं कर पा रही हैं, तो उन्होंने इसी डेविएशन को ऑब्जर्व किया था। तो यहाँ पर देखिए, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड एसोसिएशन। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को पहले देखते हैं। डिसोसिएशन बताता है कि हमारा टोटल सब्सटेंस में से कितना फ्रैक्शन डिसोसिएट हुआ है अपने आयंस में, और एसोसिएशन बताएगा कि कितना फ्रैक्शन एसोसिएट हुआ है मॉलिक्यूल्स में,
ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे हमने एग्जांपल ले रखा है एक AB टाइप का हमारा इलेक्ट्रोलाइट है जो कि अपने आयंस में डिसोसिएट हो गया है। इनिशियली AB का कंसंट्रेशन C था, तो आयंस अभी डिसोसिएशन तो हुआ नहीं है, तो इन दोनों का ही कैटायन और एनायन का कंसंट्रेशन 0 रहेगा। डिसोसिएशन के बाद जब इनका कुछ कंसंट्रेशन निकल के आएगा, मान लीजिए यहाँ पे हमने कहा है C अल्फा, यहाँ पे C हमारा कंसंट्रेशन है और अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, तो हमें पता चल जाएगा कितने नंबर ऑफ कैटायन या एनायंस फॉर्म हुए हैं। तो अब यहाँ पर AB का कितना क्वांटिटी यहाँ पे बची है, जितना कैटायन और एनायन बन गया और जितना इनिशियली था डिसोसिएशन से पहले, इन दोनों का आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो AB का कंसंट्रेशन हमें पता चल जाएगा। तो देखिए अब हम नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करते हैं जो कि अनडिसोसिएटेड बचे हैं। तो यहाँ पे कितना बचा है, C माइनस C अल्फा, और नंबर ऑफ मोल्स जो डिसोसिएट हो चुके हैं, तो यहाँ पे C अल्फा और C अल्फा। तो देन कैटायन और एनायन के नंबर ऑफ मोल्स हमने ऐड कर दिए, तो ये आ गया 2C अल्फा। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स हो जाएंगे डिसोसिएट और अनडिसोसिएट दोनों को ही हम ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे हम ऐड करते हैं तो आ जाता है हमारा C प्लस C अल्फा। अब है हमारा वांट ऑफ फैक्टर। तो वांट ऑफ फैक्टर क्या था, ऑब्जर्व्ड अपॉन नॉर्मल। तो हम इसे जब हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से रिलेट कर रहे हैं, मोलर मास से रिलेट कर रहे हैं, तो हम इसे नंबर ऑफ मोल से भी रिलेट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे ऑब्जर्व्ड हमारा कितना आया था, C प्लस C अल्फा, ठीक। देन हमारा नॉर्मल कितना आया है, नॉर्मल कितना था, C था डिसोसिएशन से पहले, तो हमने यहाँ पर ये वैल्यूज पुट करी और C कॉमन लेके कैंसिल आउट हो गया, तो I की वैल्यू आ गई 1 प्लस अल्फा। हम यहाँ पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को एक्सप्लेन कर रहे थे, तो अल्फा की वैल्यू आ गई I माइनस 1, ठीक। अब देखिए यहाँ पर तो हमने क्या लिया है, यूनिवैलेंट टाइप का इलेक्ट्रोलाइट लिया है, यानी जिसमें एक कैटायन और एक एनायन फॉर्म होता है। पर हमारे इलेक्ट्रोलाइट हमेशा ही ऐसे नहीं होते, जैसे CaCl2, ठीक है, इस टाइप के, या FeCl3, इस टाइप के भी इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जो क्या करते हैं, जो अपने से ज़्यादा एनायन या अपने से ज़्यादा कैटायन में भी डिवाइड होते हैं, जैसे कि AB टाइप के ही नहीं होते, सब AB2, A2B, AB3, AB4 इस टाइप के भी हो सकते हैं। तो इस केस में हमारा एक जनरल फॉर्मूला बनता है अल्फा इक्वल्स टू I माइनस 1 ओवर M माइनस 1। यहाँ पे M है हमारे कितने आयंस डिसोसिएट हो सकते हैं। जैसे AB टाइप है, तो AB टाइप में 2 आयंस डिसोसिएट हो रहे हैं, A पॉजिटिव एंड B नेगेटिव, कैटायन और एनायन दोनों को ही कंसीडर करना है। तो M की वैल्यू हम यहाँ पे 2 रखेंगे, तो हमारा फॉर्मूला आ जाएगा अल्फा इक्वल्स टू I माइनस 1, जो कि हमने अभी भी डिराइव किया है। AB टाइप का एग्जाम्पल मैं आपको बता रही थी, जैसे NaCl, KCl, इस टाइप के इलेक्ट्रोलाइट जिनमें एक कैटायन और एक एनायन फॉर्म होता है, वो इस कैटेगरी में इन्वॉल्व होते हैं। देन देखिए M इक्वल्स टू 3, ये AB2 टाइप का इलेक्ट्रोलाइट को कंसीडर करेंगे इसके अंदर, जैसे कि CaCl2 या BaNO3 का होल ट्वाइस। यहाँ पर हम M की वैल्यू देखिए कितनी है, CaCl2 है, तो CaCl2 के केस में Ca2 पॉजिटिव प्लस 2Cl नेगेटिव, ये 2 आयंस में डिसोसिएट हो सकता है। 2 आयंस में डिसोसिएट हो सकता है, तो टोटल कितने आयन हो गए, एक इसके पास कैटायन है और 2 इसके पास एनायन है, तो टोटल हो गए 3। तो M की वैल्यू यहाँ पे हमारी क्या आएगी, 3। M की वैल्यू 3 आएगी, और M की वैल्यू हम यहाँ पे रिप्लेस करेंगे तो हमारा अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, I माइनस 1 ओवर 2। तो इसी तरीके से हम अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, यानी कि जो भी हमें इलेक्ट्रोलाइट गिवन होगा उसके कैटायन और एनायंस को कैलकुलेट करके इस जनरल फॉर्मूले में पुट करेंगे, तो हम उसके लिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। देन देखते हैं हमारा नेक्स्ट है डिग्री ऑफ एसोसिएशन। अब देखिए एसोसिएशन, जैसा कि हमने बताया, ये क्या बताएगा कि कितने मॉलिक्यूल्स हमारे एसोसिएट होकर बने हैं आफ्टर एसोसिएशन, ठीक है, कितने टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, जैसे कि जितने भी टोटल थे उसमें से कितने मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन होकर उन्होंने नए मॉलिक्यूल बनाए, कितने मॉलिक्यूल्स आपस में एसोसिएट हुए और उन्होंने नए मॉलिक्यूल्स बनाए। तो यहाँ पे हमने सिंपल एग्जांपल लिया है, मान लीजिए ये n मोल ऑफ A एटम्स हैं और ये आफ्टर एसोसिएशन A n टाइप के मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने अगेन एक एग्जांपल लिया हुआ है। इनिशियली A का कंसंट्रेशन हमारा C था, क्योंकि एसोसिएशन नहीं हुआ है तो इनका 0 था। आफ्टर एसोसिएशन यहाँ पे C माइनस C अल्फा, यहाँ पर हमारा C अल्फा ओवर n हो गया, क्योंकि देखिए यहाँ पे अगर n मॉलिक्यूल्स में हमने C अल्फा माइनस किया है, n मॉलिक्यूल्स के लिए C अल्फा माइनस किया है, क्योंकि यहाँ पे an हो गया है, तो एक के लिए कितना हो जाएगा C अल्फा ओवर n, ठीक। तो यहाँ पर भी हम अगेन सेम डिसोसिएशन की तरह ही टोटल नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लेंगे। टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने आएंगे बिफोर एसोसिएशन एंड आफ्टर एसोसिएशन, तो ये हो जाएगा हमारा C माइनस C अल्फा प्लस C अल्फा ओवर n। फिर देन अगेन I के फॉर्मूले में रख लेंगे। टोटल हमारा इनिशियली जो है C है, यहाँ पे वैल्यूज रखेंगे, देन हमारा अल्फा का फॉर्मूला आ जाएगा। अल्फा इक्वल्स टू आ गया I माइनस 1 ओवर 1 अपॉन n माइनस 1। यहाँ पे आप n की वैल्यू रखेंगे कि कितने मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे हमें जनरल फॉर्मूला निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने यहाँ पे जनरल ही ले रखा है, ठीक है।
यहाँ पे हमने n ही कंसीडर किया हुआ है। तो देखिए अगर आपको क्वेश्चन में n की वैल्यू, सपोज क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि 4a से आपका a4 बनता है, तो यहाँ पे n की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 4 आई है। तो यहाँ पे आप रख देंगे, आपकी अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। तो ये आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही n की वैल्यू भी चेंज होगी। 4a से a4 कुछ इस टाइप का दिया हुआ है, तो यहाँ पे n हमारा क्या इंडिकेट कर रहा है, 4 को। तो यहाँ पे आप 4 रख लीजिए। अगर क्वेश्चन में कुछ और गिवन है तो आप n की वही वैल्यू रख लीजिए। तो इस तरीके से हम डिग्री ऑफ एसोसिएशन या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और वांट ऑफ फैक्टर के बीच में हमने ये रिलेशन क्रिएट किया है, और इसकी हेल्प से हम और न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं, और इसकी हेल्प से हम आगे और न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। अब हम देखेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को वांट ऑफ फैक्टर ने किस तरीके से मॉडिफाइड किया है। हमने इस चैप्टर के अंदर 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड लास्ट ऑस्मोटिक प्रेशर। तो इनके जो भी हमारे फॉर्मूले हमने डिराइव किए थे, या जो फॉर्मूले या स्टेटमेंट जो हमने पढ़े थे इनके, उसी फॉर्मूले में हम देखेंगे कि कैसे वांट ऑफ फैक्टर इन्वॉल्व हो गया है। तो देखिए यहाँ पे रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, ये पूरी क्वांटिटी रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर को इंडिकेट करती है। और हमने कहा था कि रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर किस पे डिपेंड करता है, सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन पे। तो यहाँ पे देखिए मोल फ्रैक्शन के आगे क्या आ गया, वांट ऑफ फैक्टर इंट्रोड्यूस किया। देन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में ये डिपेंड करता है किस पे, मोलालिटी पे। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा के हमारा आया था एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट या फिर इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट। तो यहाँ पे इसी के साथ क्या आ गया, मल्टीप्लिकेशन में आई क्या है हमारा, वांट ऑफ फैक्टर। सिमिलरली फ्रीजिंग पॉइंट में भी आई आया है और ऑस्मोटिक प्रेशर में भी आई आया है। तो जो हमने सिंपल फॉर्मूले अपने पढ़े थे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के, उन्हीं में राइट हैंड साइड पे हम देख सकते हैं कि एक और टर्म ऐड हो गया है जो है वांट ऑफ फैक्टर। अब देखिए इसी से रिलेटेड हम कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल जो है हमारा, वो भी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है 2.41। तो ये क्वेश्चन हमारा कुछ इस टाइप से है, डिटरमाइन द ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर आपको फाइंड करना है ऑफ अ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 25 मिलीग्राम ऑफ K2SO4। तो यानी कि 25 मिलीग्राम, यानी कि ये क्या हो गया हमारा सॉल्यूट। सॉल्यूट को हम बी से इंडिकेट करते हैं, मिलीग्राम को हमने ग्राम में कन्वर्ट कर दिया। बी क्या है, सॉल्यूट, और सॉल्यूट क्या गिवन है, K2SO4। इसका मोलर मास भी हमने कैलकुलेट कर दिया 174। ठीक, आगे देखिए इन 2 लीटर ऑफ वाटर। तो वॉल्यूम दे रखा है 2 लीटर ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर हमें दिया हुआ है 25 डिग्री सेल्सियस। इसे हम केल्विन में कन्वर्ट कर लेंगे। देन आगे क्वेश्चन स्टेट करता है एज्यूमिंग दैट इट इज कम्प्लीटली डिसोसिएटेड। अब हमें ये एज्यूम करना है हमारा सॉल्यूट क्या है, कम्प्लीटली डिसोसिएटेड है, यानी हम इसका आयनाइजेशन करेंगे। आयनाइजेशन करके देखा हमने, तो यहाँ पे हमारे 2 कैटायन और 1 एनायन फॉर्म हो रहा है। जिस केस में आपसे कहा जाए कि कम्प्लीटली डिसोसिएशन हो रहा है, तो वहाँ पे आप डायरेक्टली जो आई यानी वांट ऑफ फैक्टर है, इसकी वैल्यू हमारी क्या होती है, जितने नंबर ऑफ आयंस आपके डिसोसिएट हो रहे हैं उनके बराबर होती है। तो यहाँ पर देखिए 2 और 1 3 हो गया, तो आई की वैल्यू हमारी 3 हो गई। तो हमने जो अभी फॉर्मूला पढ़ा वांट ऑफ फैक्टर एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बीच में, पाई इक्वल्स टू ICRT जो कि मॉडिफाइड है। यहाँ पे आई की वैल्यू हमें पता है 3, C यानी कंसंट्रेशन, इसका फॉर्मूला होता है C इक्वल्स टू N/V। नंबर ऑफ मोल्स निकाल दे, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो ये हमने C की वैल्यू रख दी यहाँ पे। देन हमारा R गैस कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू क्योंकि हमने ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है। अगर हम यहाँ पे एटमॉस्फेयर में रख रहे हैं, आप बार में भी रख सकते हैं। हमने एटमॉस्फेयर में रखा है तो पाई की यूनिट क्या होगी, एटमॉस्फेयर में ही रहेगी। तो 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स होती है, वो हमने यहाँ पे पुट करी। देन टेम्परेचर की वैल्यू, तो हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पाई की वैल्यू कैलकुलेट होके आ जाएगी। आर की वैल्यू हमने एटमॉस्फेयर में रखी थी, तो ऑस्मोटिक प्रेशर की यूनिट भी एटमॉस्फेयर में ही रहेगी।
अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कुछ इस टाइप से है, कैलकुलेट द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, यानी कि आपको डेल्टा टीएफ कैलकुलेट करना है ऑफ वाटर व्हेन 10 ग्राम ऑफ, आपको यहाँ पे फॉर्मूला दे रखा है सॉल्यूट का और गिवन मास भी दिया हुआ है सॉल्यूट का। सॉल्यूट को हम बी से इंडिकेट करते हैं, ये हो गया आपका डब्ल्यू बी इक्वल्स टू 10 ग्राम, ये आपका फॉर्मूला दिया हुआ है, तो हमने इसका मोलर मास कैलकुलेट कर लिया। इज एडेड टू 250 ग्राम ऑफ वाटर, तो यानी कि यहाँ पे आपको वाटर यानी सॉल्वेंट का भी मास दे रखा है, 250 ग्राम ऑफ वाटर का है। देन इसके बाद क्वेश्चन में के ए एंड के एफ की वैल्यू गिवन। अब आप कहेंगे यहाँ पे के ए क्या है, तो के ए हमारा डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है फॉर एसिड। यहाँ पे हमारा एसिड गिवन है आपका 2-क्लोरो-ब्यूटेनोइक एसिड, मेथेप्रोब्यूट 2-क्लोरो-ब्यूटेनोइक एसिड आपका गिवन है। इसका मोलर मास हमने कैलकुलेट कर लिया है। तो डेल्टा टी एफ कैलकुलेट करने के लिए जो अभी हमने वॉन्ट ऑफ फैक्टर से रिलेटेड फॉर्मूला देखा था वो था हमारा डेल्टा टी एफ इक्वल्स टू आई के एफ मल्टीप्लाई बाय मोलालिटी। तो देखिए यहाँ पे हमें क्या क्या फाइंड करना है। सबसे पहले हमें मोलालिटी फाइंड करनी है, देन हमें आई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो मोलालिटी फाइंड कर लेते हैं पहले। मोलालिटी का फॉर्मूला हमें पता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। तो यहाँ पे डब्ल्यू बी इंटू 1000 ओवर एम बी इंटू डब्ल्यू है, वैल्यू रख दी, मोलालिटी हमारी कैलकुलेट होकर आ गई। मोलालिटी क्या है, इस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन है। अब आते हैं आई पर। तो आई की वैल्यू निकालने से पहले जो हमने फॉर्मूला डिराइव किया था डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के लिए, वो फॉर्मूला था हमारा आई इक्वल्स टू 1 प्लस एल्फा। तो हमें एल्फा यानी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन में गिवन नहीं है, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में गिवन था कि हमारा सॉल्यूट कंप्लीटली डिसोसिएट हो रहा है या एसोसिएट हो रहा है, तो यहाँ पे हमें एल्फा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी विद द हेल्प ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। तो आइए डिसोसिएट करते हैं। यह है हमारा 2-क्लोरोब्यूटेनोइक एसिड, इसका डिसोसिएशन करा, COOH है तो एसिड की टेंडेंसी होती है प्रोटॉन रिलीज करने की, इसने प्रोटॉन रिलीज किया है, यहाँ पे हमने आयन बनाया है। तो देखिए इनिशियली इसका कंसंट्रेशन मान लीजिए C था, तो यहाँ पे डिसोसिएशन नहीं हुआ है, पर आफ्टर डिसोसिएशन अगर ये C अल्फा में डिसोसिएट होता है तो यहाँ पे हमारा ओवरऑल कंसंट्रेशन बचता है C माइनस C अल्फा, जो कि अनडिसोसिएटेड एसिड का कंसंट्रेशन है। तो ये आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा। डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट दिखाता है हमारा जितना भी हमारा प्रोडक्ट बना है, जो हमारे प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन ओवर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। तो ये है हमारा प्रोडक्ट में केटायन और एनायन बने, उनका कंसंट्रेशन ओवर रिएक्टेंट जो कि हमारा एसिड है उसका कंसंट्रेशन। अब इनकी कंसंट्रेशन की वैल्यूज़ को हम यहाँ पे रखते हैं, C अल्फा इंटू C अल्फा और यहाँ पे C माइनस C अल्फा, तो ये हमारा आ जाता है C अल्फा स्क्वायर ओवर 1 माइनस अल्फा। क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली आप देखेंगे कि अल्फा की वैल्यू को डिनोमिनेटर में कब आप नेग्लेक्ट करेंगे और कब आप उसको इन्वॉल्व करेंगे। तो हमने यहाँ पे कहा है कि अल्फा की वैल्यू डिसोसिएशन हो रहा है और ये एक क्या है, हमारा वीक एसिड है। जितने भी हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं वो मिनरल एसिड्स के कंपेयर में वीक एसिड होते हैं। हालांकि यहाँ पे क्लोरो ऐड है तो ये फिर भी कुछ स्ट्रॉन्ग है नॉर्मल ब्यूटेनोइक एसिड से, पर फिर भी मिनरल के कंपेयर में ये क्या है, हमारा वीक एसिड है। तो यहाँ पे हमने अल्फा की वैल्यू वीक एसिड्स के लिए 1 से बहुत ही कम होती है, लेस देन 1 होती है, तो यहाँ पे हमने डिनोमिनेटर में अल्फा को इग्नोर कर दिया है। तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला बच जाता है के ए इक्वल्स टू C अल्फा स्क्वायर ओवर 1। तो यहाँ पर से हम अल्फा की वैल्यू निकाल देते हैं जो कि आती है अंडर रूट KA अपॉन C। इसको हम ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ भी कहते हैं, जो कि आप देखेंगे आगे क्लासेस में फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशंस। ठीक है, तो यहाँ पे हमें KA गिवन है और C यानी कंसंट्रेशन भी हम निकाल चुके हैं, तो यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो अल्फा की वैल्यू हमारी आ गई 0.065। अब देखते हैं डिसोसिएशन के केस में I का फॉर्मूला था हमारा 1 प्लस अल्फा, अल्फा की वैल्यू रखी तो यहाँ पे हमारी I की वैल्यू आ गई, यानी वॉन्ट ऑफ फैक्टर हम कैलकुलेट कर चुके हैं। तो आपने देखा यहाँ पे वॉन्ट ऑफ फैक्टर कैलकुलेट करने के लिए इन केस अगर हमें डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट ये गिवन था तो हमें क्या करना पड़ा, अल्फा भी कैलकुलेट करना पड़ा। ठीक है, अगर यहाँ पे कंप्लीटली डिसोसिएशन होता तो हम डायरेक्ट वैल्यू रख लेते। यहाँ पे हम फिर अगेन फॉर्मूले पे वापस आते हैं। फॉर्मूले में हमने तीनों टर्म्स हमें अब पता चल चुके हैं, आई भी पता चल चुका है और मोलालिटी भी पता चल चुकी है। यहाँ पे वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो हमारा डेल्टा TF यानी कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कैलकुलेट होकर आ जाएगा।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज का ही है। इस क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया है, आपको CUS के लिए सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट गिवन है और इसके लिए आपको मैक्सिमम मोलारिटी कैलकुलेट करनी है एक्वा सॉल्यूशन में। तो KSP की वैल्यू हमने लिख ली और ये जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है इसे कैपिटल K से इंडिकेट करते हैं, सबस्क्रिप्ट में SP लिखते हैं। ये आपने क्लास 11th में डिटेल में पढ़ा है। KSP के लिए फॉर्मूला होता है हमारा प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन, हमने ये यहाँ पे लिख दिया है, Cu2 पॉजिटिव का कंसंट्रेशन एंड S2 नेगेटिव का कंसंट्रेशन। यहाँ पे हम लेट करते हैं, सॉल्युबिलिटी हमारी S है तो एनायन और कैटायन दोनों की सॉल्युबिलिटी SS रहेगी। तो यहाँ पे हमारा ये आ जाएगा S का स्क्वायर, तो हम S की वैल्यू यानी कि सॉल्युबिलिटी की वैल्यू आ जाएगी रूट ऑफ KSP। यहाँ पे हम वैल्यू को पुट करेंगे तो हमारा S का वैल्यू निकल कर आ जाएगी। अब यही जो सॉल्युबिलिटी है वो इंडिकेट करती है मैक्सिमम मोलारिटी को और क्वेश्चन में हमें मैक्सिमम मोलारिटी ही कैलकुलेट करने को कहा गया था। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, सॉल्युबिलिटी ही मैक्सिमम मोलारिटी है 2.45 × 10⁻⁻8 मोल पर लीटर और सिंपली मोलल।